हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से वित्त। दोस्तों, सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। सारी बातें सिलेबस के अनुसार कवर की जाएंगी और सभी टॉपिक्स को सरल शब्दों में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला टॉपिक है व्यवसायों का वित्त पोषण। मतलब ये है कि जो व्यवसाय हैं उनका वित्त पोषण कैसे होता है, उन्हें पैसा कैसे मिलता है। देखिए दोस्तों, बैंक छोटे व्यापार से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी को अलग अलग तरीक़ों से पैसा उपलब्ध कराते हैं ताकि वे अपना काम चला सकें या बढ़ा सकें। इसके कुछ प्रमुख तरीके नीचे हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यवसाय हैं वो कई जगहों से पैसा प्राप्त करते हैं व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्यवसाय को शुरू करने के लिए, व्यापार को शुरू करने के लिए वो कई जगहों से पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मुख्य रूप से बैंक की बात कर रहे हैं कि बैंक के द्वारा किस तरीके से जो व्यवसाय हैं, जो व्यापार हैं, वो पैसा प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे तरीके बताए गए हैं, एक एक करके हम सभी को समझेंगे। एक तरीका है माइक्रो फाइनेंस। देखिए दोस्तों, जो छोटे व्यापार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, उनको इसके द्वारा पैसा मिलता है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस वह व्यवस्था है जिसमें बहुत छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार वालों और गरीब परिवारों को छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं, खासकर उन लोगों को जो सामान्य बैंकिंग सेवाओं से बाहर हैं। मतलब सामान्य बैंकिंग सेवाओं से बाहर का मतलब है ऐसे लोग जो कि मतलब ज़्यादा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध जिनके पास नहीं हैं, जिनका बैंकों में ज़्यादा आना जाना नहीं है, बैंक की जो प्रमुख सुविधाएं हैं जिनका वो ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं। मतलब ये आप यूँ समझ सकते हो कि जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, जो गरीब परिवार है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस के द्वारा हेल्प की जाती है, लोन दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों 50,000 का लोन, 1 लाख का लोन, 2 लाख का, 5 लाख का लोन, तो लगभग इतनी ही सीमा होती है इसकी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर एक और तरीका बताया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या है? देखिए, पिछले चैप्टर में भी कुछ बातें मैंने ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको बताई थी। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए, चालू खाता वाले, जो करंट अकाउंट होता है जिनके पास, ठीक है, चालू खाता वाले ग्राहक अपने खाते में जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। ये सुविधा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। तुरंत पैसा चाहिए तो यह सबसे तेज़ सुविधा है। ब्याज सिर्फ उतनी राशि पर लगता है जितना खींचा गया हो। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास चालू खाता है, करंट अकाउंट है, और उसको अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है तो इसका मतलब ये है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा में ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसके अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब बैंक ने ओवरड्राफ्ट के तहत कहा है कि देखो, आप 2 लाख रुपए अतिरिक्त तक निकाल सकते हो। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का अगर ये जो 10 लाख का अमाउंट है, अगर वो ख़त्म हो जाता है अकाउंट से, अकाउंट में 0 पैसे रहते हैं, तब भी व्यक्ति 2 लाख रुपए तक और अकाउंट से निकाल सकता है। ये पैसा बैंक दे रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति जितना निकालेगा उतने पे ही ब्याज लगेगा। मान लीजिए बैंक ने 2 लाख की ओवरड्राफ्ट की परमिशन दी है, लिमिट सेट करी है, तो अगर व्यक्ति ने 1 लाख रुपए ही निकाले हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 1 लाख पर ही ब्याज लगेगा। मतलब आप समझ गए कि व्यक्ति के अकाउंट में जितना पैसा है व्यक्ति उससे अधिक निकाल सकता है। यही है ओवरड्राफ्ट। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा है कैश क्रेडिट। अब देखिए ये क्या है? व्यवसायों को कार्यशील पूंजी के लिए, कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जो रोज़मर्रा के जो खर्च होते हैं व्यवसाय के, ठीक है, उसके लिए दिया जाने वाला ऋण। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको समझ में आ गया कि व्यवसायों में, व्यापार में जो रोज़मर्रा के जो खर्च होते हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन के जो खर्च होते हैं वो, ठीक है, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो, ठीक है। अब कैश क्रेडिट का मतलब क्या है? कैश क्रेडिट दोस्तों मतलब ये एक ऐसा ऋण है जो कि व्यापारियों को, व्यवसायों को कार्यशील पूंजी के लिए ही दिया जाता है। इसकी अवधि लगभग 12 महीने होती है। यह संपार्श्विक स्टॉक इन्वेंट्री के बदले मिलता है। ओवरड्राफ्ट से ज़्यादा ब्याज दर थोड़ी, देखिए, ओवरड्राफ्ट से ब्याज दर थोड़ी कम होती है।
मतलब दोस्तों जैसे कि अगर किसी व्यापारी के पास, व्यवसाय के पास मतलब पैसा कम है, वो अपने उसके पास कार्यशील पूंजी के लिए पैसा नहीं है, तो वो ये लोन प्राप्त कर सकता है। ये अल्पकालिक लोन होता है, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। ये इसका जो समय होता है लोन का वो कम होता है, ठीक है, लगभग 12 महीने तक होता है। और ये दोस्तों संपार्श्विक स्टॉक इन्वेंट्री के बदले मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी दुकान ने कोई लोन लिया, कैश क्रेडिट लिया, तो दुकान में जितना माल रखा है उस हिसाब से लोन मिलेगा। मतलब उसके बदले में एक तरह से जो दुकान में जो स्टॉक रखा है, जो माल रखा है, उसके बदले में बैंक ये लोन देते हैं, ताकि बैंक ये देख सकें कि हाँ इसके पास कितना माल है, कितना स्टॉक है, उसी हिसाब से बैंक लोन दें, ताकि अगर उन्हें पैसा रिकवर भी करना हो आगे, तो इसलिए वो ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पर ये साफ है कि ये जो लोन है वो संपार्श्विक यानी कि स्टॉक वगैरह के बदले में दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जैसे कि बंधक। इसमें क्या होता है कि कोई सामान गिरवी रखा जाता है। देखिए संपत्ति जैसे कि घर, ज़मीन या कोई भी चीज़ है, उसको गिरवी रख कर लिया जाने वाला ऋण, ये क्या है, ये बंधक लोन है, ठीक है। संपत्ति उधारकर्ता के नाम पर ही रहती है, सिर्फ सुरक्षा के रूप में गिरवी होती है। हालांकि अभी इसे हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर दिया गया है इसके प्रकार, तो उसमें और अच्छे से बताया गया है। देखिए दोस्तों बंधक के प्रमुख प्रकार, पहला है सरल बंधक। इसमें क्या होता है, पैसे ना चुकाने पर कोर्ट के आदेश से संपत्ति बेची जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी व्यापारी ने कोई लोन लिया, ठीक है, अब उसने किसी चीज़ को रख कर, मतलब किसी चीज़ को गिरवी रख कर लोन लिया, तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है तो जो भी संपत्ति गिरवी रखी गई थी तो उसको कोर्ट के आदेश से बैंक बेच सकता है, ठीक है। मतलब आप समझ गए कि पैसे अगर व्यापारी या कोई जो व्यक्ति जो उधार करता है, जिसने मतलब उधार लिया है, ठीक है, वो अगर पैसे नहीं चुका पाता है तो कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति बेची जा सकती है, ठीक है। अब देखिए उपभोक्ता बंधक क्या है। देखिए संपत्ति से मिलने वाली आय से ऋण चुकाया जाता है। मतलब जैसे कि जो संपत्ति गिरवी रखी गई है उससे जो आय हो रही है, मान लीजिए कोई मकान गिरवी रखा गया, बैंक में मान लीजिए मतलब मकान को गिरवी रखा गया। अब मकान किराए पर अगर बैंक ने दे दिया तो अब उससे जो किराया प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो वो लिया जाता है, उससे ऋण चुकाया जाता है। मतलब यह है कि उपभोक्ता बंधक में जो संपत्ति गिरवी रखी जाती है तो उससे जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, तो उससे ऋण चुकाया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी बंधक, अब ये क्या है, तो देखिए तय तारीख पर पूरा भुगतान करने का वादा, भुगतान के बाद संपत्ति वापस कर दी जाती है। मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो, सामान्य रूप से ऐसा समझ लो कि जैसे कि देखिए कोई संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गई, ठीक है, कोई संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गई और बैंक, एक तरह से कह दो कि ये एक मतलब पूरा का पूरा एक दस्तावेज तैयार कर लिया गया कि मान लीजिए 12 महीने में जो व्यक्ति है वो बैंक से लिया गया उधार बैंक को दे देगा ब्याज सहित, ठीक है, और अगर वो नहीं दे पाता है तो संपत्ति जो है वो पूरी तरह बैंक के ही नाम हो जाएगी। मतलब यह है कि तय तारीख पर जो भी समय तय किया गया है उस पर अगर जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो भुगतान कर देता है, वो पैसा दे देता है बैंक को, तो उसकी संपत्ति वापस कर दी जाती है। नहीं तो ये समझा जाता है कि संपत्ति बैंक की ही है, ठीक है। मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 12 महीने के लिए किसी ने लोन लिया और कहा कि मैं ये संपत्ति गिरवी रख रहा हूँ बैंक के पास, XYZ कोई संपत्ति है, उसको बैंक के पास गिरवी रखा गया और बैंक से कहा गया कि बस 12 महीने चाहिए व्यक्ति को, वो आपका लोन दे देगा। तो ये हुआ, बात यहाँ पर ये हुई कि देखिए कि जो संपत्ति है वो एक तरह से बैंक की ही हो गई, लेकिन अगर 12 महीने में लोन दे दिया बैंक को, व्यक्ति ने अगर 12 महीने में लोन चुका दिया, समय रहते लोन दे दिया, पैसा चुका दिया, तो मतलब वो संपत्ति बैंक वापस कर देगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया समय रहते, ठीक है, समय पर नहीं दे पाया पैसा, तो इसका मतलब वो संपत्ति पूरी तरह बैंक की ही हो गई, बैंक वापस नहीं करेगा। ये बात है यहाँ पर। तो सिंपल लिखा है यहाँ पर, तय तारीख पर पूरा भुगतान करने का वादा होता है इसमें, अगर भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है, तो संपत्ति वापस कर दी जाती है। सशर्त बिक्री, इसका क्या मतलब है, देखिए भुगतान ना करने पर बिक्री पूरी, भुगतान करने पर बिक्री रद्द। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये एक तरह से ये जो अंग्रेजी बंधक है इसी की तरह ये भी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक शर्त पर बिक्री होती है, जैसे कि
अगर दोस्तों भुगतान कर दिया जाता है, उधारकर्ता जो जिसने लोन लिया है उसके द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति की बिक्री को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर भुगतान नहीं होता है तो उसकी बिक्री पूरी हो जाती है, मतलब उसकी संपत्ति बिक जाती है। आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स मॉर्टगेज की। देखिए 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपनी मकान या घर को बैंक के पास गिरवी रखते हैं। इसके बदले बैंक उन्हें हर महीने पैसे देता है। जैसे अभी हमने दोस्तों पढ़ा ना, बंधक में अगर अभी हमने पढ़ा कि सामान को गिरवी रखा जाता है, संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। अब देखिए रिवर्स मॉर्टगेज में क्या है कि देखिए ये यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि ये जो रिवर्स मॉर्टगेज है वो 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग के लिए होता है, ठीक है, जब वो अपनी मकान या घर को बैंक के पास गिरवी रख देते हैं इसमें, ठीक है। और बैंक क्या करते हैं, इसके बदले उन्हें हर महीने पैसे देते हैं। मतलब बैंक उन्हें कैसा लोन देते हैं, तो बैंक उन्हें एक तरह से आप कह सकते हो ईएमआई के द्वारा, एक तरह से किस्तों में, ठीक है, बैंक किस्तों में एक तरह से लोन देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो संपत्ति होती है वो बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो उसी के पास रहती है। बस बैंक क्या कर रहा है कि उस संपत्ति के कागज़ वगैरह जो भी हैं उसको बैंक ने अपने पास गिरवी रखा है, ठीक है। मकान वगैरह में बुजुर्ग व्यक्ति जो भी व्यक्ति है जो जिसने लोन लिया है, जो लोन ले रहा है बैंक से, ठीक है, वो अपने मकान में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए बैंक ने जो संपत्ति गिरवी रखी है, ठीक है, उसके बदले बैंक क्या करता है, हर महीने व्यक्ति को जो भी मतलब पैसा है तो वो हर महीने वो धीरे धीरे देता है। अब देखिए बुजुर्गों को घर से निकालना नहीं पड़ता, वे वहीं रहते हैं। जब उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वे घर बेचते हैं तब बैंक अपना पैसा घर बेचकर वसूल करता है। इसलिए इसे रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि बैंक पैसे देता है ना कि उधारकर्ता। अब देखिए दोस्तों आपको काफ़ी हद तक मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि बैंक हर महीने पैसे देते हैं, ठीक है, जो भी मकान या घर गिरवी रखा है उसके बदले में। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उसको घर से उसको घर से निकलना नहीं पड़ता, वे वहीं रहते हैं और बैंक हर महीने उन्हें कुछ पैसा देते हैं। जो भी लोन का अमाउंट है जो भी मतलब तय कर लिया जाता है तो हर महीने वो पैसा बैंक देते हैं। अब बैंक कैसे वसूल करते हैं अपना पैसा, तो देखिए जब जो उधारकर्ता व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को बेच दिया जाता है और बैंक ऐसे में पैसा वसूल कर लेते हैं। या फिर जो व्यक्ति है जिसने उधार लिया है वो अपना घर बेच देते हैं, ठीक है, जो संपत्ति है उसको बेच देते हैं और बेच कर बैंक को उसका जो भी पैसा है ब्याज सहित जो भी पैसा है बैंक का उसको लौटा देते हैं। तब भी इस तरह से भी बैंक को पैसा मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दृष्टि बंधक। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए जब कोई व्यक्ति वाहन या सामान खरीदते समय बैंक से ऋण लेता है और वह वाहन बैंक के पास रखा नहीं जाता पर बैंक का हक बना रहता है, इसे कहते हैं दृष्टि बंधक। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदने के लिए लोन लिया है, ठीक है, कोई जैसे कि वाहन है, वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वाहन के लिए जो लोन लिया गया, ठीक है, तो ऐसे में जो बैंक है, बैंक लोन दे रहा है वाहन के लिए और एक तरह से बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए भी वाहन है कि एक तरह से बैंक जो वाहन है उस पर बैंक का अधिकार है। कब तक, जब तक कि जो व्यक्ति है वो बैंक को उसका लोन भुगतान नहीं कर देता। लोन जो मतलब व्यक्ति ने जो लोन लिया है वाहन के लिए या किसी सामान के लिए, जब तक व्यक्ति वो लोन बैंक को नहीं चुका देता तब तक उस सामान पर बैंक का अधिकार रहता है। यही क्या है, दृष्टि बंधक। देखिए वाहन का कब्जा उधारकर्ता के पास होता है, मतलब वाहन जिस व्यक्ति ने उधार लिया है, मान लीजिए वाहन के लिए व्हीकल के लिए लोन लिया गया, ठीक है, गाड़ियों के लिए लोन लिया गया। अब जिस व्यक्ति ने लोन लिया था गाड़ी के लिए, वो गाड़ी लोन जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसी के पास है, उधारकर्ता के पास ही वो गाड़ी है, लेकिन स्वामित्व और अधिकार बैंक के पास रहते हैं। जब तक ऋण पूरा ना चुक जाए, जब तक पूरा पैसा ना चुका दिया जाए तब तक जो स्वामित्व है, जो अधिकार है वो बैंक के पास होता है। ईएमआई ना भरने पर बैंक वाहन जब्त कर सकता है, ठीक है, जब जो किस्त है जब वो पूरी नहीं भरी जाती है
अगर वो नहीं भरी जाती है, किस्त नहीं भरी जाती है, तो बैंक क्या है, बैंक वाहन को जब्त भी कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में EMI लिखा है। आप जब लिखेंगे हिंदी मीडियम के अनुसार तो आप ऐसे ठीक है, MI ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप हिंदी वर्णमाला का यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला का ही आप प्रयोग करें। इसे ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बता भी दूंगा थोड़ा और अच्छे से कि आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग में नई प्रौद्योगिकियाँ। मतलब प्रौद्योगिकी मतलब तो पता ही होगा आपको, टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। प्रौद्योगिकी, देखिए प्रौद्योगिकियाँ मतलब है कि जो बैंक हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में हमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ दिखाई देती हैं, कई तरह की प्रौद्योगिकी दिखाई देती है। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सर्विसेज वगैरह बैंकों में दी जाती हैं, स्पेशली जो नई प्रौद्योगिकी हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैशलेस बैंकिंग, नकद के बिना भुगतान और लेन देन करने की प्रक्रिया। मुख्य साधन क्या है, देखिए आजकल हमें कैशलेस बैंकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाई देती है बैंक में, कि आजकल बिना नकद के भुगतान और लेन देन काफ़ी आसानी से हो जाता है। आज जैसे कि अभी जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, तो मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने फ़ोन से ही किसी को पैसे भेज सकता हूँ, किसी से पैसे प्राप्त भी कर सकता हूँ। तो मतलब कैशलेस यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या साधन है, कैसे होता है। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। बिना नकद के पेमेंट की जा सकती है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। ये सबसे सामान्य कैशलेस तरीका है, ठीक है। एक और तरीका है USSD सर्विस। देखिए बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन वालों के लिए भुगतान, जैसे किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जैसे कि कीपैड फ़ोन है, तो वो भी USSD सर्विस के द्वारा, ठीक है, पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बस एक कोड डालना होता है, ठीक है, और भी मतलब कुछ प्रक्रिया है वो करनी होती है, और इसमें बस नेटवर्क आना चाहिए, ठीक है, सिग्नल आने चाहिए। QR कोड मतलब मोबाइल सिग्नल USSD सर्विस में आवश्यक है। QR कोड स्कैन करके भुगतान नॉर्मल है। आप लोग आजकल देख रहे हैं कि छोटी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों में QR कोड के थ्रू आप आराम से पेमेंट कर पाते हैं। इसके अलावा मोबाइल वॉलेट, पेटीएम, फ़ोन पे आदि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मोबाइल में पैसा रख कर भुगतान। देखिए वॉलेट क्या है, देखिए मोबाइल वॉलेट का मतलब सिंपल सा है कि जैसे कि अभी हम नॉर्मली UPI करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम UPI कर रहे हैं अपने अकाउंट से, तो क्या होता है कि अकाउंट से 1 रुपये गया, 2 रुपये गया, जो भी आप मतलब पैसा मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हो। मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट से किसी को 1 रुपये भेजा, ठीक है, तो मेरे अकाउंट से 1 रुपये कटे, ठीक है। मैंने 500 की ट्रांजैक्शन करी, किसी को मैंने 500 रुपये अपने अकाउंट से UPI के थ्रू भेजा, या किसी भी तरीके से मैंने भेजा, ठीक है। जो भी मोबाइल आजकल मतलब जो मतलब मोबाइल जो कैशलेस बैंकिंग के जो भी तरीके हैं उसके द्वारा मैंने जो ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, तो वो मेरे अकाउंट से कटी, ठीक है। मतलब मैंने 500 रुपये किसी को ट्रांसफ़र किए, तो वो मतलब शो हो जाएगा कि आपके अकाउंट से 500 रुपये यहाँ पर गए हैं। अब देखिए, अब जो मोबाइल वॉलेट है इसमें क्या किया जाता है कि कुछ पैसा बैंक के अकाउंट से मोबाइल वॉलेट में रख लिया जाता है। अब इस वॉलेट से आप कभी भी कितना भी आप खर्च करो, मतलब वैसे तो एक सीमाएँ होती हैं इनके लिए भी, लेकिन मान लीजिए कि मैंने 5,000 रुपये निकाले, ठीक है, 5,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से निकाले, और मैंने अपने जो भी मेरा मोबाइल वॉलेट है उसमें मैंने रख लिए। जैसे कि मेरा मान लीजिए फ़ोनपे में है, मैं फ़ोनपे मान लीजिए चलाता हूँ, तो फ़ोनपे में मेरा जो वॉलेट है, तो मैंने उसमें ये पैसा रख लिया। अब मेरे को कहीं भी पैसा डालना है, कहीं भी खर्च करना है, तो मैं आराम से जो वॉलेट है उसके थ्रू मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो मतलब वो मेरा अकाउंट से नहीं कट रहा, वो मेरे वॉलेट से कट रहा है। हालांकि जो वॉलेट होता है मोबाइल वॉलेट, उसमें पैसा हम अकाउंट से ही डालते हैं। मतलब ये है कि मैंने एक बार में मेरे को जितनी आवश्यकता लगी कि मेरा भैया महीने का 5,000 का खर्चा है, और मैंने अपने मोबाइल वॉलेट में अपने अकाउंट से 5,000 रुपये रख लिए। अब मैं अपने वॉलेट से खर्च कर रहा हूँ 500 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये, चाहे जितना भी, ठीक है। मतलब 5,000 मेरे वॉलेट में है। तो मोबाइल वॉलेट का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर है ई बैंकिंग का मतलब यही है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि हम अपने बैंकिंग की सर्विस के लिए
बैंक में नहीं जा रहे, बैंक की किसी ब्रांच में नहीं जा रहे। ई बैंकिंग का मतलब है कि ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से सभी बैंकिंग कार्य करना, यही है ई बैंकिंग। मुख्य सेवाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो देखिए, मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल से अपने पैसे को देखना, बैलेंस चेक करना, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, ठीक है, कहीं भुगतान करना बिल वगैरह का, तो ये सारी चीज़ें हमें ई बैंकिंग का हिस्सा है, मोबाइल बैंकिंग। ECS मतलब बिल या EMI का ऑटोमेटिक भुगतान। जैसे कि दोस्तों, आजकल हम EMI पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो हमारी ऑनलाइन, मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और अपने अकाउंट से उस चीज़ को लिंक कर दिया कि हाँ, हमारे अकाउंट से हर महीने जो किस्त है सामान की वो कट जाए। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक तरीके से हर महीने की जो भी मतलब फिक्स्ड डेट होती है, उसको हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS है ये। इसके द्वारा जो EMI होती है वो ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाती है। स्मार्ट कार्ड वही जो मतलब क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, जो ये है, ठीक है। EFT, देखिए, EFT, NEFT यानी कि नेफ्ट, RTGS। अब देखिए ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक पैसे भेजना, ये क्या है दोस्तों, तो ये भी मतलब ई बैंकिंग का ही हिस्सा है। इसके द्वारा ऑनलाइन लेन देन किया जाता है। अभी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि RTGS वगैरह का इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा आपको बता दूं तो देखिए, EFT थोड़ा सा पुराना तरीका हो गया है, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेफ्ट के द्वारा भी आजकल ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। और RTGS के द्वारा 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है, तो वो उसको RTGS के द्वारा तुरंत ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इसके लिए ये प्रयोग होता है। अभी डिटेल में समझेंगे आगे। देखिए, टेलीफोन बैंकिंग मतलब आपने फ़ोन किया, कस्टमर केयर नंबर है, आपने वहाँ पर फ़ोन किया, बैंक का जो भी कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे आपने फ़ोन किया, या बैंक की जो भी आपकी जो भी ब्रांच है, ठीक है, आपने वहाँ पर कॉल किया और आप वहाँ से अपने अकाउंट का बैलेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया टेलीफोन बैंकिंग, ठीक है। लेन देन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। चेक स्टॉप, चेक को रोकने के लिए कह रहे हैं कि भैया देखो, चेक रोक दो, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ये क्या हो गया, टेलीफोन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग भी ई बैंकिंग में शामिल है। इंटरनेट बैंकिंग मतलब दोस्तों, मोबाइल या लैपटॉप से 24/7 बैंकिंग। देखिए, जो मोबाइल बैंकिंग वगैरह है वो इंटरनेट बैंकिंग का ही तो हिस्सा है। जैसे कि जो भी हमारी नेट बैंकिंग है, देखो नेट बैंकिंग है क्या दोस्तों, देखिए नेट बैंकिंग यही है कि हम जो भी हमारी बैंक की वेबसाइट वगैरह है, हम वहाँ पर, ठीक है, लॉगिन कर पाते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, और फिर हम अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कर पाते हैं। होम बैंकिंग भी ई बैंकिंग का हिस्सा है। घर बैठे खाता संचालन और भुगतान, आजकल हम देख रहे हैं कई बार जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो घर आकर कई सारी सर्विसेज देते हैं बैंक से जुड़ी, तो इसे कहते हैं हम होम बैंकिंग, कि घर बैठे खाता संचालित हो रहा है, कि जो कस्टमर है, ग्राहक है, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है वो घर पर ही है और घर से ही उसको मतलब बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये जो नई तकनीकें हैं इनके लाभ क्या हैं, बहुत सरल है। देखिए, सुविधाजनक और तेज़, ये जो लाभ हैं उसका लाभ मतलब ये जो नई तकनीकें हैं इनका लाभ ये है कि ये सुविधाजनक है और काफ़ी तेज़ हैं। 24/7 मतलब, ठीक है, मतलब ये है कि हर समय उपलब्ध है। बैंक जाने की ज़रूरत खत्म, कागजी काम कम, नकदी संभालने का जोखिम कम। जो लोग कैश संभाल नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और कई बार दोस्तों जो मतलब बड़ी रकम होती है तो उसको संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि अगर बहुत छोटा अमाउंट होता है व्यक्ति के पास कैश में, तो व्यक्ति इतना ज़्यादा नहीं घबराता। लेकिन अगर व्यक्ति के पास बड़ा अमाउंट होता है कैश का, तो व्यक्ति थोड़ा सा घबराता है उसकी सुरक्षा को लेकर, ठीक है, कि उसे सुरक्षित जगह एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति को पहुँचाना है या रखना है सही से। तो जो नकदी संभालने का जो जोखिम है वो भी कम हुआ है जब से ये मोबाइल बैंकिंग वगैरह शुरू हुई है। बैंकिंग अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हुई है, ठीक है, बैंकिंग अधिक सुरक्षित हुई है और पारदर्शी हुई है। तो यहाँ पे ये फ़ायदे हमने देखे। अब देखिए, एक शब्द आया है यहाँ पर, सिबिल। सिबिल का क्या मतलब है, तो सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर देता है।
बैंक लोन देने से पहले सिबिल स्कोर देखकर तय करते हैं कि ग्राहक भरोसेमंद है या नहीं। मतलब यह है दोस्तों कि सिबिल एक तरह का एक क्रेडिट स्कोर होता है। जिसका सिबिल जितना अच्छा होता है तो बैंक उसको उतनी जल्दी लोन दे पाता है। मतलब देखिए बैंक वगैरह क्या करते हैं कि व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर देखते हैं कि व्यक्ति ने पहले कोई लोन लिया था तो उसको कितने समय पर चुकाया, ठीक है, और व्यक्ति मतलब किस तरह का है कि लोन क्या कोई व्यक्ति लोन को सही समय पर चुका रहा है। तो जो व्यक्ति अपने लोन को सही समय पर चुकाता है तो उसका सिबिल स्कोर भी अच्छा होता है। तो इसलिए जो बैंक हैं, जो पैसा देने वाले संस्थान है, वो सिबिल स्कोर देखते हैं व्यक्ति का, कंपनी का, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ऋण या लोन लेने के क्षेत्र में। अब देखिए एटीएम, आम भाषा में एनी टाइम मनी, नगद निकासी या जमा। मतलब दोस्तों यह है कि एटीएम को नॉर्मली अगर हम समझें तो एटीएम के द्वारा बहुत आसानी से, ठीक है, हर समय पैसा निकाला जा सकता है और उसमें पैसा जमा भी किया जा सकता है। अब मैं हर बार कह रहा हूँ हर समय का मतलब दोस्तों ये है कि नॉर्मली तो हर समय होता है, लेकिन कई बार बैंक के द्वारा कुछ सर्विसेज की जा रही होती हैं, ठीक है, कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको ठीक किया जा रहा होता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, तो उस समय कुछ समय के लिए बैंक कुछ सर्विसेज को रोक देते हैं। अब देखिए बिना बैंक जाए पैसा निकालना। अब देखिए बिना बैंक जाए आप एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हो। इसमें पैसा जमा भी किया जाता है, एटीएम के द्वारा पैसा जमा भी किया जाता है, ठीक है, बैलेंस देखना संभव है, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड और पिन से काम होता है। मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें, और पिन डालना होता है व्यक्ति को अपना, तभी इसके द्वारा मतलब व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है या पैसा निकाल सकता है। अब देखिए नेट बैंकिंग, मैंने अभी आपको समझाया था नेट बैंकिंग का मतलब क्या है। सिंपल सा है कि मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन बैंकिंग। मतलब व्यक्ति क्या करता है कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति अपनी बैंक की वेबसाइट वगैरह पर या जो बैंक का ऐप है, ठीक है, तो उस पर लॉगिन करता है और फिर व्यक्ति अपनी जो भी मतलब उसका मतलब जो भी अपने आप को लॉगिन करता है, फिर जो भी मतलब व्यक्ति को जो भी जानकारी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति को बैलेंस देखना है तो व्यक्ति अपना बैलेंस देख पाता है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो वो कर पाता है, ठीक है। मतलब जो लेन देन से जुड़ी चीज़ें हैं वो व्यक्ति कर पाता है। बिल पेमेंट, पासबुक देखना, ठीक है, शाखा जो ब्रांच है जाने की ज़रूरत खत्म। मतलब नेट बैंकिंग के द्वारा ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यह है दोस्तों कि नेट बैंकिंग का महत्व अधिक है। हम नेट बैंकिंग के द्वारा काफ़ी अच्छे से अपने अकाउंट को मेंटेन कर पाते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस देख पाते हैं, ठीक है, अपना बैलेंस वगैरह देख पाते हैं, किसी को पैसा भेजना है उसको देख पाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह भी हम डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS, इसका क्या मतलब है। तो देखिए बड़े रकम का तुरंत बैंक से बैंक पैसा भेजने की सुविधा। तुरंत, इसमें एक शब्द है तुरंत, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा तुरंत बैंक से बैंक पैसा भेजा जाता है, रियल टाइम में पैसा जाता है, ठीक है, तुरंत पैसा जाता है, कोई देरी नहीं। और ध्यान रखना इसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट जाता है, आमतौर पर जो 2 लाख से बड़े अमाउंट होते हैं, ठीक है, तो वो RTGS के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, RTGS के द्वारा 2 लाख से ऊपर के अमाउंट ही किए जाते हैं। देखिए लेन देन पूरा होने के बाद वापस नहीं किया जा सकता, लेन देन पूरा होने के बाद वापस नहीं किया जा सकता इसमें। अब जो भी प्रक्रिया है वो चीज़ अलग है, इस लाइन को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो भी है वो प्रक्रिया अलग, जो भी है, मान लीजिए किसी ने किसी को पैसा भेज दिया, कुछ गड़बड़ है, कुछ है, दिक्कत है, तो फिर वो आगे अलग प्रक्रिया हो सकता है चले, ठीक है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने RTGS को समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेफ्ट की। अब देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेफ्ट क्या है। तो देखिए बैंक से बैंक पैसे भेजने की ऑनलाइन सुविधा। तो मतलब इसमें भी क्या होता है कि बैंक से बैंक पैसे भेजे जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, देश भर में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। ज़रूरी जानकारी, नाम, खाता नंबर, इसमें जैसे कि क्या ज़रूरी जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि नाम चाहिए होता है, व्यक्ति का नाम पता हो, खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड। यह बैच में काम करता है, कुछ कुछ समय के अंतराल में ट्रांसफ़र। मतलब यह है कि कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि नेफ्ट के माध्यम से आपने पैसा भेजा और वो तुरंत चला गया, तो ठीक है तुरंत चला गया, लेकिन यहाँ पे ये तुरंत पैसे डालने की मतलब गारंटी नहीं देता है। नेफ्ट में क्या है कि कुछ कुछ अंतराल पे ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि आपने अभी किया है तो हो सकता है आधे घंटे बाद पैसा पहुँचे, सामने वाले को आधे घंटे बाद पैसा पहुँचे। यह बैच में काम करता है, मतलब थोड़ा ग्रुप में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए
एक एक बैंक है, ठीक है। अब उस बैंक के कई सारे जो अकाउंट होल्डर हैं उन्होंने नेफ्ट किया, मान लीजिए 10 लोगों ने नेफ्ट किया, ठीक है। तो ये क्या देखेगा कि हाँ 10 लोगों ने नेफ्ट किया है, तो इन 10 लोगों के पैसे को फिर ये एक साथ आगे भेज देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। फिर देखेगा अगले 30 मिनट में कितने लोगों ने पैसा भेजा है, अगले 1 घंटे में कितने लोगों ने पैसा भेजा है। हो सकता है 100 लोगों ने भेजा हो, 1000 लोगों ने भेजा हो। तो मतलब थोड़ा यहाँ पे ये है कि एक साथ देखता है कि कितने लोगों ने पैसा भेजा है इस समय, तो उतने टाइम में फिर वो एक साथ ही ये ट्रांजैक्शन पूरी करता है सिस्टम। तो ये नेफ्ट में यही तरीका है, जो थोड़ा सा आपको आरटीजीएस और नेफ्ट को समझने में मदद करेगा कि अंतर क्या है। आरटीजीएस तुरंत पैसा भेज देता है, इसमें क्या है कि कुछ समय अंतराल में ट्रांसफ़र होता है। वो अब डिपेंड करता है समय के ऊपर, हो सकता है आपका तुरंत ट्रांसफ़र हो जाए 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब देखिए तत्काल भुगतान सेवा, अब देखिए IMPS, तुरंत पैसा भेजने की सुविधा है ये, ठीक है। 24/7, 1 सेकंड में ट्रांसफ़र, मतलब तुरंत हो जाता है पैसा ट्रांसफ़र इसमें। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या SMS से किया जाता है। पहले बैंक में IMPS सेवा के लिए पंजीकरण करना पड़ता है। नेफ्ट की तरह समय नहीं लगता, इंस्टेंट होता है, मतलब ये भी तुरंत पैसा इसमें ट्रांसफ़र होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर जो मतलब RTGS है उससे ये कैसे अलग है। तो IMPS में हम छोटा अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन RTGS में हमें 2 लाख से ऊपर की ही पेमेंट करनी होती है, 2 लाख से हम कम नहीं कर पाते हैं। तो ये बात है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, ACS। हर महीने दोहराए जाने वाले भुगतान अपने आप कट जाते हैं। उदाहरण के लिए बिजली बिल, पानी बिल, EMI, बीमा प्रीमियम आदि। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ACS में क्या होता है। एक तरह से क्या होता है, जो भी आपने सामान लिया है उसकी जो भी आपने किस्त बनवाई है, ठीक है, तो वो जो भी किस्त है आपकी, समय आने पर, डेट आने पर वो किस्त आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाती है। इसी व्यवस्था को कहते हैं ACS। मतलब यह है कि ऑटोमेटिक तरीके से जो भी मतलब पैसा है वो हर महीने कट जाता है इसमें ACS व्यवस्था में। जैसे कि मान लीजिए आपने ACS व्यवस्था आप यूज़ कर रहे हैं, बिजली बिल के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी बिल आएगा, ठीक है, वो अमाउंट कट जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। पानी बिल के लिए या EMI, जो भी आपने सामान वगैरह लिया है उसके लिए, ठीक है, उसकी जो भी EMI है उसके लिए, बीमा प्रीमियम है उसके लिए। तो ACS का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसके 2 प्रकार होते हैं। देखिए ACS डेबिट, यानी कि बैंक खाते से पैसे कटते हैं, मतलब डेबिट का मतलब होता है पैसे कटना, ठीक है। मतलब हर महीने जो भी मतलब समय होता है, जो भी फिक्स्ड डेट है, ठीक है, तो उस दिन पैसे कट जाते हैं ACS के द्वारा, ठीक है। एक ये हो गया। ACS क्रेडिट भी होता है, मतलब बैंक खाते में पैसे आते हैं। इसमें ये व्यवस्था भी है कि पैसे आते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो इतना फिक्स है कि हर 10 तारीख को, मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से ACS ही तो है कि हर महीने 10 तारीख अगर आपकी डेट है पैसे मिलने की और आपको हर 10 तारीख को पैसे आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ACS क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, कि आपके अकाउंट में हर महीने ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी फिक्स्ड डेट को आ जा रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण EFT, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करने का सामान्य नाम। इसमें नेफ्ट, RTGS, IMPS सब शामिल हैं। मतलब दोस्तों ये सामान्य नाम है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ये जो शब्द है ये सामान्य नाम है। इसके अंतर्गत ये सारे नाम आते हैं, नेफ्ट, RTGS, IMPS, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब हम नेफ्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, RTGS के द्वारा भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IMPS के द्वारा भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए डेबिट कार्ड, इसका क्या मतलब है। देखिए बैंक खाते से सीधे पैसे कटता है, मतलब देखिए बैंक खाते से सीधे पैसे कटता है, मतलब जो डेबिट कार्ड होता है वो सीधे तौर पर बैंक खाते से जुड़ा होता है। बैंक खाते में जितना पैसा होगा उतना ही पैसा डेबिट कार्ड में माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट का जो मतलब देखिए आपके पास जो डेबिट कार्ड है आपके अकाउंट का, ठीक है, आप उसमें से उतना ही पैसा निकाल सकते हो या उतने ही पैसे का आप डेबिट कार्ड के द्वारा यूज़ कर सकते हो जितना पैसा आपके अकाउंट में है। खाते में जितना पैसा है उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ATM से
पैसा निकालने, खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, कोई ब्याज या अतिरिक्त शुल्क नहीं होता। आमतौर पर कोई ब्याज या कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता। हालांकि कई बार डेबिट कार्ड पर भी सर्विस के तौर पर हर साल कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का तो मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए क्रेडिट कार्ड, अब इसे समझिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए उधार पर खरीदारी की सुविधा होती है। खाते में पैसा ना होने पर भी बैंक क्रेडिट लिमिट देता है। कई बार दोस्तों ऑफ़र के तौर पर बैंक अपने जो ग्राहक हैं उनको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक ने किसी ग्राहक को, किसी अकाउंट होल्डर को एक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जिसकी लिमिट 50,000 है। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति 50,000 रुपये तक खर्च कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड से। मतलब ये है कि भले ही उसके अकाउंट में भले ही कोई रुपए ना हो, कोई पैसा ना हो, लेकिन तब भी वो अपने क्रेडिट कार्ड से इतना अमाउंट खर्च कर सकता है जितनी लिमिट बैंक ने दी है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, महीने के अंत में भुगतान करना होता है, लेकिन अगर देर होती है तो ब्याज लगता है। अगर देर होती है तो काफ़ी ब्याज लगता है। दुकानों या विक्रेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैच करके कार्ड की वैधता चेक की जाती है। मतलब यह है कि जो भी मशीन है जिस पर स्वाइप वगैरह किया जाता है, तो एक तरह से मैच किया जाता है कि हाँ कार्ड सही है, तभी पैसे कटते हैं। तो यहाँ पे यही बात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक है ऐप आधारित भुगतान प्रणाली, मोबाइल या कंप्यूटर पर ऐप से भुगतान। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो ऐप आधारित भुगतान प्रणाली है इसमें जैसे कि जो अलग अलग हमें ऐप दिखाई देते हैं यूपीआई के। ठीक है, अब हमें नेट बैंकिंग के कई सारे ऐप दिखाई देते हैं। हर बैंक हमें दिखाई देता है कि अपना एक ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसके द्वारा हम पूरे तरह से जो भी हमारा अकाउंट है उसको हम एक तरह से मेंटेन कर पाते हैं, देख पाते हैं, हम चेक कर पाते हैं अपने बैलेंस वगैरह को काफ़ी आसानी से। तो ऐप आधारित भुगतान प्रणाली हमें दिखाई दे रही है, उसी के बारे में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। देखिए, सरल प्रक्रिया, ग्राहक ऐप में भुगतान करता है। ऐप कार्ड बैंक जानकारी को सुरक्षित तरीके से पेमेंट गेटवे तक भेजता है। पेमेंट गेटवे यह जानकारी बैंक और पेमेंट नेटवर्क को भेजता है। बैंक चेक करता है कार्ड वैध है या नहीं, मतलब पैसे उपलब्ध हैं अकाउंट में या नहीं। बैंक अनुमति कोड भेजता है। पैसा विक्रेता के खाते में पहुंच जाता है। यहाँ पे एक तरह से प्रक्रिया ही बताई जा रही है कि किस तरह से पैसे कटते हैं, किस तरह से भुगतान होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बैंक अनुमति कोड भेजता है। कई बार आप देखते हैं ना कि जैसे नेट बैंकिंग वगैरह में होता है कि बैंक एक तरह से OTP वगैरह भेजता है। ठीक है, जब व्यक्ति OTP डालता है तो पैसा ट्रांसफ़र होता है तभी। यह सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। क्या खरीदा जा सकता है? देखिए, क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, तो सिंपल सी बात है कि वर्चुअल वस्तुएं, फिज़िकल वस्तुएं, मतलब रिचार्ज करना है, टिकट, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना है, जो वर्चुअल चीज़ें हैं वो भी मतलब खरीदी जा सकती हैं। फिज़िकल चीज़ें भी जैसे कि जूते, मोबाइल, किताबें, फ्रिज, AC, कूलर। ठीक है, तो मतलब ऐप आधारित भुगतान प्रणाली से हम मतलब पेमेंट कर पाते हैं। ऐप के द्वारा हम एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसा भेज सकते हैं, तो ये भी संभव है। ऐप का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मोबाइल बैंकिंग ऐप की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो UPI ऐप हैं। ठीक है, जो नेट बैंकिंग से संबंधित जो बैंक के ऐप हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग बैंक हैं उनके जो ऐप हैं। ठीक है, तो उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर टॉपिक है शिकायतों का निपटान। मतलब बैंक से संबंधित कोई शिकायत है तो उसका निपटान कैसे किया जाता है। देखिए, यदि बैंक की सेवा से संतुष्ट ना हो तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है। मतलब कोई ग्राहक है, अकाउंट होल्डर है, जो कि बैंक की सेवा से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। क्या तरीके हैं, तो देखिए ऑनलाइन पोर्टल बने हुए हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। साथ में साधारण कागज़ पर लिखित शिकायत, तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पर जाकर साधारण कागज़ पर मतलब लिखित रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब देखिए, शिकायत में क्या होना चाहिए, तो देखिए नाम, पता, संपर्क, किस बैंक के खिलाफ शिकायत है ये होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर वगैरह जो भी संपर्क के साधन हैं वो हो सकते हैं शिकायत में शामिल। और किस बैंक के खिलाफ शिकायत की जा रही है उसके बारे में, नाम क्या है बैंक का, क्या एड्रेस है बैंक का। ठीक है, ये
समस्या और नुकसान का विवरण, क्या समस्या है, शिकायत क्यों की, मतलब शिकायत क्या है आखिर, ठीक है, समस्या क्या है, क्या नुकसान है, अगर कोई नुकसान है तो उसका विवरण दीजिए, ठीक है, किस प्रकार की राहत चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, शिकायत में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं शामिल। आगे शिकायत कब करें, बैंक उत्तर ना दें, मतलब नॉर्मल सा बैंक में हम ये शिकायत कर सकते हैं, और अगर बैंक उत्तर नहीं देता है, शिकायत खारिज कर देता है या ग्राहक उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तब आगे शिकायत की जा सकती है, ठीक है। और मतलब पहले बैंक में शिकायत की जा सकती है कि हम बैंक की इस सर्विस से खुश नहीं हैं, या ये हमें दिक्कत है, ये समस्या आ रही है हमारे अकाउंट में, जो भी शिकायत है वो बैंक को बताया जा सकता है। और अगर बैंक उसका समाधान नहीं निकाल रहा या ग्राहक बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वो आगे भी शिकायत कर सकता है। देखिए, बैंकिंग लोकपाल, आरबीआई ने 1995 में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था शुरू की। निःशुल्क व्यवस्था, जहां ग्राहक बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक 30 दिनों में जवाब ना दें या गलत जवाब दें तो ग्राहक लोकपाल के पास जा सकता है, ठीक है। यह बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, मतलब लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है, ठीक है, बैंकिंग जो लोकपाल है उसके पास शिकायत की जा सकती है। आरबीआई ने 1995 में ग्राहकों के लिए ये व्यवस्था शुरू की है कि अगर ग्राहकों को बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता है या गलत जवाब देता है तो ग्राहक लोकपाल के पास, बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो मतलब प्रावधान है ग्राहकों के लिए, ये देखिए बैंक के कॉन्टेक्स्ट में भी है। जो एनबीएफसीज़ हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, जो एनबीएफसीज़ हैं, जो ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह थोड़ा मिलता जुलता उन्हीं की तरह काम करते हैं, जो अलग अलग तरह के जो फाइनेंस है उनकी हम बात कर रहे हैं, वो एनबीएफसीज़ में आते हैं। तो कई वित्तीय संस्थान एनबीएफसीज़ में आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कई तरह के जो फाइनेंस वगैरह हैं जो पैसा उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है, तो वो इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, बैंक, एनबीएफसीज़ और डिजिटल भुगतान सब पर लागू है ये। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारी बातें समझ ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर था इसे हमने पूरी तरह समझा। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।